वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज क्रिएट एंड डिस्प्ले ए सिंगली लिंक लिस्ट, create and display a singly circular linked list, and finally you will be able to recall the limitations of singly linked list and singly circular linked list। तो ये 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम बेसिकली इस लर्निंग मॉड्यूल में हम अचीव करने जा रहे हैं। इस टॉपिक की अगर मैं एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में जिनमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट कराने के लिए आपसे प्रोग्राम बनवा लिया जाता है या आपसे उसका फंक्शन बनवा लिया जाता है कि टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट राइट ए सी फंक्शन या फंक्शन इन सी लैंग्वेज, या उसके लिए कभी कभी सूडो कोड पूछ लिया जाता है, या सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कभी कभी एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक सोर्स कोड गिवन होता है, वो सूडो कोड की फॉर्म में भी हो सकता है और वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में भी हो सकता है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ से मतलब है या तो सी या C++ की फॉर्म में हो सकता है। तो जब उस फॉर्म में वो कोड गिवन होता है तो आपसे पूछता है कि व्हाट दिस कोड डज, ये कोड क्या करता है या ये कोड क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो उसमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको एक राइट आंसर टिक करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएशन एंड डिस्प्ले। हम बात कर रहे हैं किसकी? सिंगली लिंक लिस्ट की। जैसे कि हम जानते हैं सिंगली लिंक लिस्ट इज आल्सो नोन एज लीनियर लिंक लिस्ट, और इट इज आल्सो नोन एज, लीनियर के अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल लिंक लिस्ट, और यू कैन से इट इज आल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल लिंक लिस्ट। इज आल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल लिंक लिस्ट। अब बात आती है कि बेसिकली हमें इसको क्रिएट करना है, और क्रिएट किसकी हेल्प से करना? विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। तो किसी भी लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बड़े अच्छे से समझा दूं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसी से मैं इसको कुछ आपको कोरिलेट करके चीजें समझाने जा रहा हूं कि सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए भी हमें किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना है। एक तरफ तो ये डिजाइन करना है, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। दूसरी तरफ आपके पास सिंगल लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट को आपको क्रिएट करना है। तो देखते हैं इन दोनों में किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन में हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? एक हमें शीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट शीट इज नोन एज पीसीबी। क्या बोलते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी की रिक्वायरमेंट होती है। पीसीबी की रिक्वायरमेंट के बाद इसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, यू कैन से असेंबल करते हैं। तो उसके लिए आपको किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? दैट मे बी ए कैपेसिटर, that may be an inductor, that may be a resistor, और इंडक्टर तो हो चुका, और क्या क्या हो सकता है? डायोड हो सकता है, एटसेट्रा। इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। फिर इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें वायर के थ्रू क्या करते हैं? इनको कनेक्ट करते हैं। वी रिक्वायर वायर फॉर द कनेक्टिविटी। क्लियर? अब अगर मैं सिंगल लिंक लिस्ट की बात करता हूं तो यहां पे हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? तो देखिए सिंगल लिंक लिस्ट, यहां पे हमें पीसीबी की रिक्वायरमेंट हुई। यहां पे लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स।
और हर एक नोड के अंदर 2 डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। द फर्स्ट फील्ड इज नोन एज डाटा फील्ड और इंफॉर्मेशन फील्ड एंड सेकेंड फील्ड इज नोन एज इन एड्रेस फील्ड और पॉइंटर फील्ड। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, हमें नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी फॉर नोड रिप्रेजेंटेशन। दूसरा मेमोरी एलोकेशन। भाई देखिए यहां पे हमने पीसीबी का यूज किया, यहां पर हमने स्ट्रक्चर का यूज किया, क्लियर है। यहां पे हम मेमोरी एलोकेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो भाई सपोज करो हमने कैपेसिटर का यहां पे यूटिलाइजेशन किया, तो जब हम लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो मेमोरी एलोकेशन में यहाँ पे हमें कुछ मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। वो मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, वो मैलोक हो सकता है, वो कैलोक हो सकता है, मैलोक, कैलोक एटसेट्रा, ये मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब इनके आपस में कनेक्टिविटी भी करानी पड़ेगी। जैसे इधर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन की बात मैंने करी, वहां पे वायर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट नहीं, ओवरऑल जितनी भी लिंक लिस्ट हम यूज करेंगे उन सभी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने ऊपर मेंशन किया है सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएशन। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हर एक नोड को आपस में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम किसकी हेल्प लेते हैं, वी टेक हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। इसकी हेल्प लेते हैं पॉइंटर्स की। और पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस, जिसको हम एड्रेस फील्ड की बात करते हैं। वो एड्रेस फील्ड क्या करता है, किसी दूसरे नोड के एड्रेस को कंटेन करता है, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने 3 चीजें देखी। उस नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, मेमोरी एलोकेट कराने के लिए मैलोक और कैलोक फंक्शन का यूज करेंगे, और उनके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये 3 कंपोनेंट, आई होप कि इन तीनों कंपोनेंट को आप अच्छे से स्टडी कर चुके हो इन प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। क्लियर है। तो जैसे आपने देखा था, मैं दोबारा से बता दूं, स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर डाटा एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस टॉपिक में भी थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम आता है, उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी नीड स्ट्रक्चर वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट हैं दे मे बी पॉइंटर टाइप और नॉन पॉइंटर टाइप। तो अगर पॉइंटर टाइप्स होते हैं तो उनको हम एरो की हेल्प से एक्सेस करते हैं, और अगर नॉन पॉइंटर टाइप होते हैं तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से स्ट्रक्चर मेंबर्स को हम एक्सेस करते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था आज, मतलब इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। वैसे प्रोग्रामिंग इन सी में इसको आपने एंटायरली डिटेल में डिस्कस किया होगा, जिसमें आपने एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी देखा होगा। फिर हमने मेमोरी एलोकेशन की बात करी थी। मेमोरी एलोकेशन भी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में आपको मैलोक कैलोक के बारे में कुछ चीजें बताई थी, उसका सिंटेक्स बताया था और उसके कुछ की पॉइंट्स बताए थे। मैलोक का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन, कैलोक का मतलब होता है कंटिगुअस एलोकेशन। कंटिगुअस एलोकेशन मींस देयर इज नो स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स। पॉइंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंटर की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। ये सिंगल पॉइंटर भी हो सकता है, ये डबल पॉइंटर भी हो सकता है और ये ट्रिपल पॉइंटर भी हो सकता है। इसको अगर आप प्रोग्रामिंग इन सी स्टडी करे होंगे तो आपने उसको कोरिलेट किया होगा कि सिंगल पॉइंटर इज इक्विवेलेंट टू 1 डायमेंशनल एरे, डबल पॉइंटर इज इक्विवेलेंट टू 2 डायमेंशनल एरे एंड ट्रिपल पॉइंटर इज इक्विवेलेंट टू 3 डायमेंशनल एरे। तो इस तरह से आपने इसको कोरिलेट करके भी देखा होगा। इसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आपने देखी होंगी। पॉइंटर्स की अर्थमेटिक को भी आपने समझा होगा कि पॉइंटर के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि पॉइंटर के साथ हम किसी कांस्टेंट को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब पॉइंटर के साथ किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशंस की बात करता है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी पॉइंटर से किसी कांस्टेंट वैल्यू को तो वो उसके प्रीवियस मेमोरी लोकेशंस की बात करता है। फिर हमने ये भी देखा था कि इसमें हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसा एड्रेस जनरेट होगा जो उस पर्टिकुलर रेंज में नहीं फॉलो करेगा, या अगर हम डिवीजन की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट एड्रेस जनरेट करेगा और एड्रेस फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होते हैं। फिर एडिशन भी आपने देखा था कि हम 2 डिफरेंट पॉइंटर्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल चीजें ये आप पहले से ही स्टडी कर चुके हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट, तो हमें उसका देखना, उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे।
तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं हाउ टू क्रिएट ए सिंगली लिंक लिस्ट, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है और इसको ही हम यहाँ पे पहले बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सिंगली लिंक लिस्ट बनाएंगे। उसके एक एक कंपोनेंट को मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, और जो जो की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वो की पॉइंट जो आपको सिंगली लिंक लिस्ट के अगर समझ में आ जाते हैं और जो मैं बता रहा हूं वो 100% आपको समझ में आएंगे, उसके बाद आप जब सिंगली सर्कुलर इंग्लिश करेंगे, डबली करेंगे, डबली सर्कुलर करेंगे, तो आपके लिए वो पूरा ही लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। जो आने वाला टॉपिक आप करेंगे उसके साथ जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मेन आपको यहाँ पे ध्यान लगा के जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो समझना है कि लिंक लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए भी जा रहे हैं तब भी आपसे लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को पूछा ही जाएगा। तो आइए देखते हैं क्रिएशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। क्रिएट एंड डिस्प्ले सिंगली लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले नोड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स यूज करने जा रहे हैं। बिगिनिंग होगा जो हमेशा स्टार्ट ऑफ द नोड को पॉइंट करेगा। की वैल्यू 10, 20, 30, लास्ट, ये लास्ट नोड है। और इन बिटवीन के लिए हम एक नया नोड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उसका नाम दे देंगे इसे मीडियम, मिड करके एक पॉइंटर यूज कर लेंगे। ये मिड पॉइंटर है, ऐसा नहीं है कि वो मिडिल नोड पे पॉइंट करेगा, वो किसी भी लोकेशन पे पॉइंट कर सकता है। ये मिड पॉइंट हमने यूज कर लिया। ये तीन डिफरेंट पॉइंट नहीं है, पॉइंटर्स हैं बेसिकली, एंड पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। ये तो सिंपल एक सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जांपल है, ये यूनिडायरेक्शनल लिंक लिस्ट का एग्जांपल है। तो एक नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का। आइए, तो अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं बेसिकली। तो जैसा आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन विद इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन भी हो सकता है और आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, बोथ आर सिंटैक्टिकली करेक्ट। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को आउटसाइड द मेन फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हेडर फाइल्स आपकी आ जाएंगे, तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड onio.h। इसके बाद स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, नोड हमने लेना है। तो स्ट्रक्ट, मैंने एक स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट के टू डिफरेंट फील्ड हम डाटा लेके चल रहे हैं, और डाटा के अंदर दो फील्ड है, एक तो नेम ऑफ द स्टूडेंट है और उसका रोल नंबर है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट को हमने ले लिया कैरेक्टर एरे नेम, और नेम के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर से 20 है, हमने एरे का साइज 20 ले लिया, एंड इंटीजर रोल नंबर, रोल फॉर रोल नंबर। अब इस स्ट्रक्चर का एक नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड भी होगा जो इसी स्ट्रक्चर टाइप का होगा, विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर नेक्स्ट। क्लियर है, ये हमने नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ले लिया। अब जो तीन पॉइंटर मैंने ऊपर लिंक लिस्ट में दिए थे, तो जो 3 पॉइंटर्स मैंने ऊपर देखिए लिंक लिस्ट में यहाँ पे दिए थे, जिनका नाम था बिगिन, लास्ट और मिड। मिड मतलब ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है मिड। तो मैंने यहां पे ले लिया स्टार, एक बिगिनिंग जो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, एक लास्ट, लास्ट ले सकते हैं या एंड ले सकते हैं, जैसे एंड इज मोर मीनिंगफुल, ये चलो हमने लास्ट चूज किया तो लास्ट ही ले लेते हैं, और एक हम मिड ले लेते हैं जो वर्क करेगा एज ए टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल।
ये तो आप जानते ही हैं कि ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल है, अगर हम बाहर करते तो वो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट हो जाती। और ये तीनों ही किस टाइप के हैं, पॉइंटर टाइप के हैं। तो इसका मतलब ये जो नेम, रोल नंबर, नेक्स्ट है, इनको अगर हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिगिन, लास्ट और मिड पॉइंटर्स, तो अब क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर। ये क्लियर है? सो दिस इज यूज्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नोड। ये हमारी क्या हो गई, डिक्लेरेशन ऑफ नोड। ये डिक्लेरेशन ऑफ नोड हो गई, यहां तक क्लियर है? जब ये डिक्लेरेशन ऑफ नोड है तो इसके अंदर कितने फील्ड है, आप देख पा रहे हो, ये एक नोड हमने डिक्लेयर कर दी और उस नोड के अंदर दो चीजें हैं, एक तो नेम है, इसी के अंदर नेम भी है और इसी के अंदर रोल नंबर भी है। और ये वाला फील्ड क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। क्लियर है? तो ये मैंने डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर दिया। इस सिंगल नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये कंटेंट यहां पे या ये डिक्लेरेशन यहां पे देनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके। अब आइए मेन फंक्शन लेते हैं और मेन फंक्शन के अंदर एक एक नोड को क्रिएट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वॉइड मेन। अब सपोज करो मैं रन टाइम पे इनपुट करा लूंगा कि मुझे जो लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है वो कितने एलिमेंट्स की क्रिएट करनी है। मैं अभी लेकिन एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं n नोड्स के लिए लिंक लिस्ट को क्रिएट करूंगा। तो इंटीजर, एक तो मैंने वेरिएबल i ले लिया जो लूप को रन कराएगा, क्योंकि लूप को भी मल्टीपल टाइम हम वर्क कराएंगे। एक n नंबर ऑफ नोड्स सपोज करो हमें क्रिएट करने हैं लिंक लिस्ट के, और किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट अगर हमें होती है, हाँ पॉइंटर वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे हमें और किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। इफ रिक्वायर्ड तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर है? तो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंटीजर टाइप के, एक तो आई लूप को चलाने के लिए और एक n के कितने नंबर ऑफ नोड्स को हमें इनपुट कराना है। तो वो n नंबर ऑफ नोड्स की अगर हम बात करें तो उसको इनपुट करा लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, एंटर द नंबर ऑफ नोड्स। अब उन नोड्स को अगर हम इनपुट करा रहे हैं देन स्कैनफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड एन। अब सपोज करो हमें n नोड्स को क्या कराना है, क्रिएट कराना है, तो हमने यहां पे दे दिया परसेंटाइल डी कॉमा एम्परसेंड एन। यहां तक क्लियर है? ओके। ये चीजें हमने यहां पे ले ली। अब हम क्या करते हैं, एक पहले फर्स्ट नोड को क्रिएट कर लेते हैं और फर्स्ट नोड को क्रिएट करने के बाद बाकी नोड तो हम उसके साथ एड ऑन करते चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। एक नोड हम मैन्युअली क्रिएट कर ले, वैसे तो हम सारे नोड लूप से ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर हैं और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है थ्रू लिंक लिस्ट, तो इसलिए एक को मैं मैन्युअली क्रिएट करता हूं और बाकी को लूप से आपको क्रिएट करके रिप्रेजेंट करता हूं। क्लियर है? आइए, तो सबसे पहले जिस नोड को हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए मेमोरी ब्लॉक भी लेना पड़ेगा, मतलब एक ब्लॉक तो एलोकेट कराना पड़ेगा, फिर उसको कोई पॉइंटर पॉइंट करेगा। तो देखिए मैंने एक मैलोक फंक्शन का यूज किया और साइज ऑफ, एक नोड के लिए मेमोरी स्पेस हम एलोकेट करा रहे हैं, साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया? तो जैसे ये मैं मैलोक लिखता हूं, ये मैलोक लिखने के बाद एक मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट होता है, मैं उसको साथ साथ ही बना लेता हूं तो वो और इजी हो जाएगा। जैसे ही मैंने मैलोक लिखा, इससे एक मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट हुआ और उस ब्लॉक के अंदर 2 बॉक्स बन गए, मतलब वो बॉक्स आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन इंटरनली ये ऐसे ही हो रहा होगा। यहां पे इसमें नेम और रोल नंबर रहेगा और इसके अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, देखिए मैं इस स्टेटमेंट के बाद ये लिख रहा हूं तो इसके बाद ये आया, लेकिन अभी इस नोड को कोई पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा है। अब क्योंकि ये फर्स्ट नोड है, तो अगर ये फर्स्ट नोड है तो मुझे कौन सा पॉइंटर से इसको पॉइंट कराना है, मुझे इसको पॉइंट कराना है बिगिन पॉइंटर से। इससे कराना है बिगिन पॉइंटर से, क्योंकि बिगिन मेरा वो पॉइंटर है जो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। क्लियर है? तो अब ये फर्स्ट नोड को, अब लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने बिगिन किया तो अभी क्या है,
अभी इसके अंदर एक एरर आएगी। मैंने बिगिन इज इक्वल टू मैलोक कर दिया, अभी इसके अंदर एरर आएगी। क्यों? क्योंकि सेम टाइम के पॉइंटर्स को आप असाइन कर सकते हैं। ये बिगिन किस टाइप का पॉइंटर है? दिस बिगिन इज ए पॉइंटर ऑफ टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये किस टाइप का है? ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर है। तो मुझे जो ये मेमोरी का ब्लॉक मैंने क्रिएट किया है, जो येलो से आप देख रहे हैं, ये एक मेमोरी ब्लॉक है, ये पॉइंटर टाइप नहीं है। तो आपको अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने प्रोग्रामिंग इन सी में किया था, जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? इस मेमोरी ब्लॉक को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर पॉइंटर में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो मैं सपोज करो मैंने थोड़ा सा और लेफ्ट में इसको लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग करनी है और इस मेमोरी ब्लॉक को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर में। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब नाउ इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। तो जैसे ही मैंने बिगिन इज इक्वल टू स्ट्रक्ट, जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, ये जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखा बिगिन इज इक्वल टू स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो ये जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में येलो में बनाई थी नोड, अब इसको बिगिन पॉइंटर पॉइंट करना शुरू कर देगा। कौन पॉइंट करेगा इसको? बिगिन। यहां तक क्लियर है? जब तक मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया था तब तक इसको किसी पॉइंटर ने पॉइंट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो बिगिन पॉइंटर ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। क्लियर है? चलिए, आपकी नोड क्रिएट हो गई। जब नोड क्रिएट होगी तो इसके अंदर वैल्यूज भी इनपुट करानी पड़ेंगी, और वैल्यूज कौन इनपुट कराएगा? बिगिन पॉइंटर। क्यों? क्योंकि बिगिन पॉइंटर ही इस नोड को पॉइंट कर रहा है। जो पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करेगा उसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा हमें उसी पॉइंटर के थ्रू कराना पड़ेगा। अगर वो स्टार्ट नोड नहीं है तो कोई दूसरा टेम्परेरी वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, और एंड नोड है तो उसके लिए लास्ट वाला पॉइंटर हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब हमें इसके अंदर वैल्यूज को इनपुट कराना पड़ेगा। एक मेमोरी का ब्लॉक है जिसको बिगिन पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई वैल्यूज नहीं है। सो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज ऑफ नेम एंड रोल नंबर। तो हम नेम और रोल नंबर की वैल्यूज को इनपुट कराएंगे। स्कैन एफ, नेम किस टाइप का है? कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग टाइप का है, परसेंटाइल एस। रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो परसेंटाइल डी। लेकिन इसको पॉइंट कौन कर रहा है? बिगिन पॉइंटर। तो हम क्या लिखेंगे? एम्परसेंड बिगिन डॉट नेम कॉमा एम्परसेंड बिगिन एरो रोल। एरो क्यों यूज किया है? क्योंकि स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट हैं या वेरिएबल्स हैं ये पॉइंटर टाइप्स के हैं। जब स्ट्रक्चर के मेंबर्स को पॉइंट टाइप के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जाता है तो हम एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहां तक हमने वैल्यूज, जैसे ही मैंने ये स्कैनफ लिखा, नेम और रोल नंबर की वैल्यू को इनपुट कराया, तो इसके अंदर सपोज करो ए इज द नेम और रोल नंबर इज से 1, A1 वैल्यूज हमने यहां पे इनपुट करा दी। अब क्या हुआ कि यही हमारा लास्ट नोड भी है, तो हम क्या कर देंगे कि बिगिन जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड को एंड भी, क्या लास्ट नोड लिया हमने तो लास्ट पॉइंटर भी पॉइंट करना शुरू कर दे। राइट साइड वाला जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको अब लेफ्ट साइड वाला पॉइंटर भी पॉइंट करना शुरू कर दे। तो जैसे मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद इस नोड को मैं, देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूं नोड के ऊपर, इस नोड को अब लास्ट पॉइंटर भी पॉइंट करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि यही हमारा फर्स्ट और लास्ट नोड है तो हम क्या लिख सकते हैं? लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। क्या लिख देंगे? लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट और लास्ट नोड है। तो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ये आप जानते हो कीबोर्ड में एरो की नहीं होती इस फॉर्म की, तो हम माइनस और ग्रेटर देन से ये वाले सिंबल को क्रिएट करते हैं जब हम टर्बो सी में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये चीज क्लियर हुआ। जैसे ही मैंने लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल किया तो देखिए मैं अब उस नोड में ऊपर यहां पे नल मेंशन कर रहा हूं। ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नल। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? रिमेनिंग नोड्स को यहां पे क्रिएट करेंगे, और रिमेनिंग नोड्स को जब हम क्रिएट करेंगे तो उसको लूप के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो तो n के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट नोड वाला कॉन्सेप्ट आई होप सभी को समझ में आ गया। इसको लास्ट में मैं ट्रेस करके भी आपको दिखाऊंगा, उससे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी।
तो देखिए यहाँ पे मैंने लूप लगाया फॉर रिमेनिंग नोड्स फॉर i इज इक्वल टू 1 तो क्रिएट हो चुका, मैंने 2 ले लिया, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब जब हम लूप के अंदर जाएंगे तो लूप के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरी का एक ब्लॉक लेना पड़ेगा, उसको किसी पॉइंटर को असाइन करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वैल्यूज को इनपुट कराना पड़ेगा। ये प्रोसेस तो रहेगा ना। तो चलिए फिर से मैंने एक मेमोरी ब्लॉक लिया, malloc size of struct student, ये मैंने ले लिया और इसको मैंने असाइन कर दिया एक पॉइंटर को, एंड द नेम ऑफ द पॉइंटर इज, मैंने एक मिड वेरिएबल लिया है, मिड पॉइंटर वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो मिड जब पॉइंटर वेरिएबल लिया है, मिड इज इक्वल टू, अब ये मिड पॉइंटर वेरिएबल भी आपका किस टाइप का है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं ये भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का है। तो आपने मिड लिया था, ये मिड का मतलब यहां मिडिल एलिमेंट से नहीं है, ये वेरिएबल ले लिया मैंने मिड, जो मीडिएटर की तरह काम करेगा, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रक्ट, ये टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस्ट्रिक, ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब इसको पॉइंट कर रहा है मिड पॉइंटर वेरिएबल। यहां तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट के बाद एक मेमोरी ब्लॉक आया और उसको मिड ने पॉइंट करना शुरू कर दिया। इसको मिड पॉइंटर ने पॉइंट करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अंदर अभी कोई डाटा वैल्यूज नहीं है, तो डाटा की वैल्यूज को इसमें इनपुट कराना पड़ेगा। printf एंटर द वैल्यू ऑफ, या एंटर नेम एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको स्कैन भी करा दो, स्कैन एफ परसेंटाइल एस परसेंटाइल डी एम्परसेंट मिड। अब क्योंकि इसको, इस नोड को मिड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो मिड पॉइंटर, इसको यहां पे अप्लाई करते हैं हम नेम, पहले नेम इनपुट करा लेंगे, उसके बाद एम्परसेंड मिड एरो रोल। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करेगा उसी के थ्रू हम उसके अंदर वैल्यूज को इनपुट कराएंगे। जैसे ये आएगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे बी और रोल नंबर 2 इनपुट करा दिया। अब बात आएगी कि ये जो फर्स्ट नोड था और इन दोनों के बीच में हमें क्या करानी है, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करानी है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कराते हैं तो कैसे कर सकते हैं भाई। देखिए जो लास्ट का नेक्स्ट था वो हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे नल। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट क्या कर दिया था, नल, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये नल कर दिया था। लेकिन अब हमें इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट या लास्ट एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू मिड। मतलब जिस नोड को मिड पॉइंट कर रहा है उसको अब लास्ट का नेक्स्ट भी पॉइंट करना शुरू कर दे। जैसे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी, और जैसे ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी तो जो हमारा अब लास्ट नोड था वो ये नोड हो जाएगा। तो जिस नोड को मिड पॉइंट करेगा अब उसको कौन पॉइंट करना शुरू कर देगा, लास्ट पॉइंट करना शुरू कर देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें दो स्टेटमेंट लिखने हैं और वो दोनों स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी। तो मैंने लिखा लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू मिड। जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो इन दोनों को आप देखिए, ये जो यहाँ पे क्रॉस था मैंने देखिए अब इसको रब किया, ये जो क्रॉस था ये नल था, अब ये नल नहीं रहेगा, अब ये इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। क्लियर है, ये इसको पॉइंट करना शुरू करेगा। अब लास्ट नोड कौन सा हो गया, मिड। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिस नोड को मिड पॉइंट कर रहा है उसको लास्ट पॉइंट करना शुरू कर दे, तो लास्ट इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, मिड। हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट इज इक्वल टू मिड। क्लियर है। तो जैसे मैं लास्ट इज इक्वल टू मिड करता हूं तो देखिए ये जो आपका लास्ट पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, मैं इसको अब रब करता हूं, देखिए ऊपर से, अब ये लास्ट इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा।
कर देगा। अब क्योंकि लास्ट इस नोड को पॉइंट कर रहा है तो फिर से मैं यहाँ पे क्या लिखाऊंगा, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, मिड वो पॉइंटर है जो हमेशा नए नोड ब्रिंग करेगा। आप मिड की जगह इसको ब्रिंग भी यूज कर सकते हो, नई नोड लेके आएगा ये मिड पॉइंटर, और उसके लिए मतलब ये हमने मिड पॉइंटर यहाँ पे एज ए टेम्परेरी वेरिएबल को ही, टेम्परेरी पॉइंटर ही यूज किया है। तो लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, नल। तो ये यहाँ पे नल हो जाएगा। देखिए मैंने ऊपर क्रॉस कर दिया। तो ये स्टेप्स रिपीट होंगे कब तक, जब तक i लेस देन इक्वल टू n है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है। तो या एक ऑप्शन है कि लास्ट इज इक्वल टू मिड, और हर बार आप क्या कर रहे हैं, लास्ट के नेक्स्ट को नल बना रहे हैं। ठीक है, अगर इफ रिक्वायर्ड तो हम इसको आगे जाके देख सकते हैं, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रेवर्स कराना पड़ेगा या उसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो जब डिस्प्ले या ट्रेवर्स कराएंगे तो जो मिडिल एलिमेंट लास्ट में पॉइंट कर रहा है उसको कहां पे ले आएंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है, और फर्स्ट नोड हमें हमारा बिगिन है और वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम जिस नोड को बिगिन पॉइंट कर रहा है, इस मिड भी, ये मिड भी उसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। जैसे मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं मिड इज इक्वल टू बिगिन, तो अब ये जो मिड पॉइंटर यहां पे पॉइंट कर रहा है, देखिए मैं रब कर रहा हूं, फिर से समझ लीजिए, ये मैं मिड यहां से रब कर रहा हूं, जैसे क्योंकि मैंने मिड इज इक्वल टू बिगिन लिखा है, तो अब इस नोड को मिड पॉइंटर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। अब इस मिड पॉइंटर की हेल्प से इस लिंक लिस्ट को हम क्या करा देंगे, ट्रेवर्स करा देंगे या डिस्प्ले करा देंगे। अब डिस्प्ले कराने के लिए भी हम क्या लिखें, एक तो ये कि बिगिन नॉट इक्वल टू नल, एक होता है बिगिन पॉइंटर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो अगर मैं बिगिन या मिड पॉइंटर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल करता हूं तो मिड पॉइंटर नेक्स्ट का मतलब हो गया B2, और अगर मैं मिड की बात करता हूं तो A1। क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, व्हाइल, अच्छा व्हाइट पेन यूज कर लेता हूं, व्हाइल मैंने लिखा मिड नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल नहीं है तब तक आप क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ नेम को, परसेंटाइल एस रोल नंबर को, और इसको किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंटर। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंटर नेम कॉमा मिड पॉइंटर रोल, ये हम करा देंगे। इसको कराने के बाद अब नोड क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जैसा आप एरे में करते थे। अगर i इज इक्वल टू 1 मतलब i प्लस प्लस करने से वो नेक्स्ट एरे एलिमेंट को पॉइंट करता था, यहां पे हम क्या करेंगे कि जहां पे मिड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, जहां पे मिड का, जिस नोड को मिड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है उसको मिड भी पॉइंट करना शुरू कर दे। तो मिड इज इक्वल टू मिड पॉइंटर नेक्स्ट, इसकी हेल्प से हमारी ये लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर हम ये चाहते हैं कि लिंक लिस्ट हमारी एरो की फॉर्म में डिस्प्ले हो, तो देखिए मैं एक करेक्शन करता हूं, इस केस में तो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एरो की फॉर्म में चाहते हो तो मैं यहाँ पे जो परसेंटाइल एस परसेंटाइल डी, यहाँ पे अगर आप एरो बना देंगे, एरो और डबल कॉलन में आ जाएगा, तो आपको A1 एरो B2 इस तरह से लिस्ट आपकी डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे आपने ये, अगर आप बेसिकली देखेंगे दिस कंटेंट, इस कंटेंट की हेल्प से हम लिंक लिस्ट को क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, इससे डिस्प्ले हो रहा है। तो डिस्प्ले होने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हमें मेन को क्लोज करना पड़ेगा। तो मेन को जब क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, गेट ch एंड इट इज क्लोज्ड। क्लियर है। चलिए अब ये सारी चीजें होने के बाद इस प्रोग्राम की अब हम ट्रेसिंग देखते हैं। प्रोग्राम, क्योंकि अब ये ओवरऑल बड़ा प्रोग्राम आपको लग रहा होगा देखने में, ये लेकिन बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आपको जो चीजें मैंने स्टार्टिंग से बताई थी, ये 3 कंपोनेंट आपको बेसिकली इसमें याद रखने हैं। स्ट्रक्चर नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो मैं यहां पे फिर से इसको बता रहा हूं, नोड के रिप्रेजेंटेशन के लिए मेमोरी एलोकेशन, मैलोक यूजुअली हम प्रेफर्ड करते हैं मैलोक को ही, और उनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए पॉइंटर्स। क्लियर है। एक एक करके मैं इसके टर्म्स को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सबसे पहले हमने यहां पे क्या यूज किया, स्ट्रक्चर को यूज किया, और आप ये जानते ही हैं इस स्ट्रक्चर को हमने नोड को डिक्लेयर किया यहां पे, या नोड को रिप्रेजेंट किया, और उसके अंदर जो 3 पॉइंटर है उन तीनों पॉइंटर का अलग अलग यूटिलाइजेशन है।
तो मैं इसके साथ साथ आपको इन तीनों चीजों को बताते हुए चलता हूं। देखिए मैं एक एक की पॉइंट्स इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके नोट्स आप प्रॉपर्ली बना लेना, क्योंकि वही मेन क्रूशियल कंपोनेंट है। अगर आपको एक एक चीज पता है तो आपको प्रोग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट हमने जो स्ट्रक्चर लिया है, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले हमने यहां पे यूज किया स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है? फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड। क्लियर? क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसी के हमने 3 पॉइंटर वेरिएबल भी लिए हैं। जो 3 पॉइंटर वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 3 पॉइंटर वेरिएबल्स में एक बिगिन हमने पॉइंटर लिया है। ये पॉइंटर क्या कर रहा है? इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। और ये जो कंपोनेंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं ये खाली सिंगल लिंक लिस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दे ऑल आर एप्लीकेबल फॉर द ऑल लिंक लिस्ट। बस डबल लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर फील्ड और आ जाएगा जो प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। देन हमने इस पे यूज किया लास्ट। ये पॉइंट्स टू द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। तो देखिए जो मिडिल एलिमेंट है, ये मिडिल एलिमेंट नहीं, ये मिडिल पॉइंटर है जो कि हम यूज कर रहे हैं एज ए टेम्परेरी पॉइंटर। और इस प्रोग्राम में अगर आप इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ब्रिंग द न्यू नोड एंड टू डिस्प्ले द लिंक लिस्ट। क्लियर? टू ब्रिंग द न्यू नोड एंड डिस्प्ले द लिस्ट। ये तो हुआ स्ट्रक्चर का। अब जैसे ही हम ये जो डिक्लेयर्ड पॉइंटर्स हैं, जो 3 डिक्लेयर्ड पॉइंटर्स हैं, द डिक्लेयर्ड पॉइंटर्स आर नोन एज डेंगलिंग पॉइंटर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? डेंगलिंग पॉइंटर्स। तो जैसे ही हमने डिक्लेयर किया है, हमने डिक्लेयर किया बिगिनिंग, तो ये पॉइंटर है लेकिन कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेंगलिंग पॉइंटर। सिमिलरली लास्ट एक हमारे पास पॉइंटर है, एक मिड हमारे पास पॉइंटर है, लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे पॉइंटर्स हैं? डेंगलिंग पॉइंटर्स। क्लियर? ओके, आइए अब देखते हैं सेकंड वन। सेकंड के केस में देखिए क्या होगा। ये स्ट्रक्चर था। सेकंड हमने प्रोग्राम में क्या यूज किया है? ये फर्स्ट मैलोक की बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी यहां पे येलो से हाईलाइट किया था। इसको आगे हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम मैलोक लिखते हैं, मैलोक स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, इतना पोर्शन, मैं खाली इतने ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसके अंदर फर्स्ट फील्ड में नेम और रोल नंबर जाएगा और सेकंड में नेक्स्ट पॉइंटर जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। क्लियर है? ओके, अब जैसे ही मैं अभी इसी सेकंड वाले कंपोनेंट में रहता हूं, जैसे ही मैं इस मैलोक को असाइन कर देता हूं एक बिगिन पॉइंटर को, मैंने जैसे ही इसको पॉइंट कराया बिगिन पॉइंटर को विद टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग तो समझते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन डाटा टाइप वैल्यू इनटू अनदर डाटा टाइप। मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो ये यहां पे भी ऊपर भी एक करेक्शन होगा, ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट मैंने लिख दिया लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर आएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर है उसके अंदर क्या आएगा? स्ट्रक्ट स्टूडेंट।
तब ये बॉक्स क्रिएट हुआ। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट पूरा लिखा, अब ये जो ऊपर वाला बॉक्स था इसको एक बिगिनिंग पॉइंटर ने पॉइंट करना शुरू कर दिया आफ्टर दिस स्टेटमेंट। क्लियर है? अब जैसे ही मैंने स्कैनफ यूज किया, स्कैनफ यूज करने के बाद उसकी वैल्यूज को यहां पे इनपुट कराया गया। जैसे ही हमने स्कैनफ किया, स्कैनफ स्टेटमेंट के बाद हमने बिगिनिंग पॉइंटर का यूज किया और उसकी हेल्प से इस बॉक्स के अंदर हमने नेम और रोल नंबर को इनपुट करा दिया और इसको पॉइंट बिगिन ही कर रहा था, जिसमें हमने ए नेम लिया और 1 रोल नंबर लिया। ये अभी तक यहां तक की स्टोरी है। दिस इज द स्टोरी टिल दिस स्टेटमेंट। अब क्योंकि ये फर्स्ट नोट था तो मैंने जैसे ये स्टेटमेंट लिखा लास्ट इज इक्वल टू बिगिनिंग, जैसे ही हमने एक स्टेटमेंट लिया, अब थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। जैसे ही मैंने लिखा लास्ट इज इक्वल टू बिगिनिंग, इसका मतलब क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट नोड है तो जिस नोड को बिगिनिंग, देखिए राइट हैंड साइड वाला पॉइंटर जहां पॉइंट करेगा वहां पे लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंटर पॉइंट करेगा। तो जैसे ही पॉइंटर इसको पॉइंट करता है तो इस केस में इसको बिगिनिंग पॉइंट कर रहा है, आई मीन बिगिनिंग पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अब इसी नोड को लास्ट, क्योंकि यही लास्ट नोड भी है, इसको लास्ट पॉइंटर भी पॉइंट करना शुरू कर देगा और इसके अंदर वैल्यूज हैं A1। क्लियर है? यहां तक ये हुआ। अब हमने क्या किया, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट, यहां तक का क्लियर है? देखिए मैं इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बता रहा हूं, अगर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर, दीज आर द ABCD टू अंडरस्टैंड द लिंक लिस्ट। अब उसके बाद हमने क्या लिखा, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट, ये हो चुका। अब लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू हमने लिखा नल। तो जैसे ही हमने लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल लिखा तो मैं इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट बना देता हूं, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। इस स्टेटमेंट ने क्या किया, ये जो लास्ट वाला फील्ड था इसको नल कर दिया। इस स्टेटमेंट के बाद आपको ये जो नोड मिला A1, यहां पे बिगिन आ गया और यहां पे क्या आ गया, लास्ट। और ये स्टेटमेंट, ये वाला फील्ड क्या हो गया, नल। यहां तक क्लियर है? आइए अब देखते हैं हम फिफ्थ वाले नेक्स्ट कंपोनेंट। फिर हमने क्या किया, लूप लगाया और रिमेनिंग जो n नोट्स हमें इनपुट कराने थे उसकी जगह हमने 1 तो क्रिएट कर लिया, तो आगे हमें 2 to n ही क्रिएट करने। मान लिया 3 नोट्स क्रिएट करने थे, 1 क्रिएट हो चुका, 2 और 3 2 नोड और क्रिएट करने हैं। अब हम इसमें इस स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें हमने मिड को यूज किया है। हम इस बेसिकली इस स्टेटमेंट की बात करने जा रहे हैं। अब मैं इसको अलग अलग नहीं बताऊंगा, इस स्टेटमेंट को लिख के ही मैं डायरेक्ट नोट बना देता हूं। तो जैसे ही हमने लिखा फिफ्थ स्टेप, जैसे ही हमने लिखा मिड इज इक्वल टू, क्योंकि नए नोड को ब्रिंग करेगा, मिड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट स्टूडेंट मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट हमने लिखा। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद क्या हुआ, मेमोरी में एक अनदर ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसके अंदर वही नेम और रोल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, और इसको पॉइंट कौन कर रहा है, मिड पॉइंटर। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्कैनफ यूज करते हैं, मैं पूरा स्कैनफ का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, जैसे हम स्कैनफ यूज करते हैं जिसमें मिड पॉइंटर की हेल्प से हमने किया, तो इसके अंदर वैल्यूज आ जाती हैं जिसको मिड पॉइंटर पॉइंट करता है, और इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी आ जाती हैं, से मैंने बी नेम एंटर करा दिया और 2 रोल नंबर। ये बात कहां तक की आ गई, ये सिर्फ हम यहां तक की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, जैसे मैं लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू मिड करता हूं, जैसे सिक्स्थ स्टेप जैसे मैंने लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू मिड किया, तो इसने क्या किया, दोनों नोड में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर दी। इससे क्या हुई, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। कनेक्टिविटी स्टैब्लिश्ड बिटवीन फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड। अब इन दोनों के बीच में जब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हुई, तो अब आप ऊपर बता दीजिए, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट, लास्ट जो था वो इस नोड को पॉइंट कर रहा था, भाई लास्ट तो इसको पॉइंट कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए आप, लास्ट इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट मतलब नल, ये अब किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, जिसको मिड पॉइंट कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो हमारी लिंक लिस्ट है, वो लिंक लिस्ट की सिचुएशन क्या हुई, तो ये हमारे पास नोड है, इसके अंदर A1 है,
इसको बिगिन पॉइंट कर रहा है और इसको लास्ट भी पॉइंट कर रहा है, लेकिन लास्ट का नेक्स्ट इसको लास्ट पॉइंट कर रहा है, लास्ट का नेक्स्ट वहां पॉइंट करना शुरू कर देगा जहां पे मिड पॉइंट कर रहा है, और मिड किसको पॉइंट कर रहा है, B2 को। दिस इज मिड। ये इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। क्लियर है। अब इसके बाद का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, सेवंथ स्टेटमेंट। ठीक है, मैं बिल्कुल ABCD आपको बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना आप। जैसे लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट वाला यहां तक काम कंप्लीट हो चुका, जैसे मैंने लास्ट इज इक्वल टू मिड लिखा, इस स्टेटमेंट के बाद देखिए क्या होता है। जैसे हमने लिखा लास्ट इज इक्वल टू मिड, इसका मतलब अब हमारा लास्ट नोड क्या हो जाएगा, वो नोड हो जाएगा जिसको मिड पॉइंट कर रहा है। तो लास्ट इज इक्वल टू मिड से के बाद हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। नेम ए रोल नंबर 1 इसको बिगिन पॉइंट कर रहा है, और अब लास्ट भी उसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसको मिड पॉइंट कर रहा है। क्लियर है। अब इसके बाद क्योंकि अब ये लास्ट नोड है, तो लास्ट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल। तो देखिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट, हम इसकी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल। तो जब लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल होगा, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू जब नल होगा, तो उस केस में देखिए आप क्या होगा, A1 बिगिन B2, तो लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो ये नल हो जाएगा। देखिए लास्ट ऐसा नहीं कि नल की जगह ही आपको पॉइंट आउट कराना, आप नोड पे कहीं पे भी पॉइंट करा सकते हैं पॉइंटर को, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो यहां तक की सिचुएशन ये है। इसके बाद अब आ जाइए आप, अब सपोज करो यहां पे आपको 2 ही नोड क्रिएट करनी थी, एन की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। सपोज करो इस केस में आपने 2 ही वैल्यू इनपुट कराई, या चलो इसको और एक बार और रन करा के देख लेते हैं। सपोज करो इसमें एन की वैल्यू आपने 3 इनपुट करा रखी थी, आई इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन 3, मैंने यहां मान लिया जी यहाँ पे 3 थी वैल्यू, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, अब 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो ये वाला प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो देखिए अब मैं क्योंकि इस प्रोसेस को पूरा बता चुका हूं, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं आई इज इक्वल टू 3 के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप, ये तो जो प्रोसेस रिपीट हुआ था आई इज इक्वल टू 2 के लिए था। आई इज इक्वल टू 2 के लिए कहां से शुरू हुआ था, यहां से। ये था आई इज इक्वल टू 2 के लिए बेसिकली, और ऊपर वाला जो पोर्शन था ये किसके लिए था, फॉर आई इज इक्वल टू 1 के लिए। दिस प्रोसेस वॉज फॉर आई इज इक्वल टू 1। अब मैं किसके लिए बता रहा हूं, आप आई इज इक्वल टू 3 के लिए। तो जैसे हमने आई इज इक्वल टू 2 के लिए किया है, वैसे ही आई इज इक्वल टू अब 3 के लिए होगा। 9th, इसमें हमारा जो टारगेट है वो आई इज इक्वल टू 3 है। इस प्रोसेस को जब आप रिपीट करेंगे तो आपको जो ये आई इज इक्वल टू 3 का मतलब समझिए ना, 3 लेस देन, लूप की बात कर रहे हैं, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है। तो जब ट्रू है तो एक नया नोड आएगा। मैं देखिए अब इसमें डायरेक्टली बना रहा हूं, एक नया नोड आया जिसको किसने पॉइंट किया, मिड ने। फिर उसके अंदर नेम आपने C इनपुट करा दिया, रोल नंबर 3 इनपुट करा दिया। इससे पहले की जो आपके पास लिंक लिस्ट आ रही है वो लिंक लिस्ट क्या है, इसको बिगिन पॉइंट कर रहा है, इसमें नेम A है, रोल नंबर 1 है, उसके बाद नेम B है, रोल नंबर 2 है, और इसके बाद इसको भी अगर आप देखेंगे, देखिए मिड अब वहां से हट जाएगा, जो वहां से था जब हम मिड यहां पे ले आए तो मिड वहां से हट जाएगा। जब वो हट जाएगा तो इसको कौन पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट। ये तो सिचुएशन होगी। अब ये पूरा प्रोसेस क्योंकि चलने के बाद, यहां से हटने के बाद क्या होगा, इसके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी। कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी क्योंकि लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू मिड हो जाएगा। मिड होने के बाद फिर से क्या होगा, जहां पे लास्ट मिड पॉइंट कर रहा है वहां पे लास्ट भी पॉइंट करना शुरू कर देगा, और फिर लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नल। ये जो ऊपर वाले स्टेटमेंट थे इन्हीं को मैंने यहां पे अप्लाई किया। क्लियर है, आप भी इसको अप्लाई करके देख लेना। ये हमारी अब लिंक लिस्ट आई। अब इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू में फर्दर इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू अगर 4 होगी, सपोज करो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। जब आई इज इक्वल टू 4 होगा, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब इस लूप के बाहर कंट्रोल ट्रांसफर होगा। इस लूप के बाहर जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो ये स्टेटमेंट रीड होगा। क्या होगा? मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग। तो मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग का मतलब क्या है कि जो मिड पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जो आप ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं, अब ये उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसको बिगिनिंग पॉइंट कर रहा है। और बिगिनिंग हमारा किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट नोड को। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग, जो मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग है, उसके बाद हमारी लिंक लिस्ट कैसे विजिबल होगी? इट विल लुक लाइक A1, इट इज बिगिनिंग, B2, देन C3, ये नल, एंड दिस इज लास्ट नोड। और अब हमारा मिड भी फर्स्ट नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था मिड पॉइंटर हमारा टेम्परेरी पॉइंटर है, या तो ये नोड ब्रिंग करेगा, लेके आएगा, या उनको डिस्प्ले कराएगा। क्लियर है? अब क्योंकि मिड फर्स्ट नोड पे आ गया, अब आइए आगे देखते हैं। अब ये लूप वर्क करेगा, वाइल लूप, जिसको मैंने डिस्प्ले टिक कर रखा है। चेक करेगा मिड नॉट इक्वल टू नल। यस, मिड नल नहीं है, दिस कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है, अब हम किस में आ गए? नाउ वी आर इनटू द वाइल लूप। हम किसके अंदर है? वाइल लूप के अंदर है। चेक करेगा मिड नॉट इक्वल टू नल, दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये 1 बाय 1 डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा? परसेंटाइल एस क्या हो जाएगा? नेम, और डी क्या हो जाएगा? रोल नंबर। तो मिड, क्योंकि मिड से ही हम इसको ट्रेवर्स करा रहे हैं या डिस्प्ले करा रहे हैं, तो नेम और रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए मैंने एरो भी ऐड कर दिया। इसको माइंड करना है आपको, क्योंकि मैं आपको एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में इसको दिखाना चाहता हूं, नॉट ग्राफिकली बट लॉजिकली। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? जैसे ये ट्रू कंडीशन है तो यहां पे आ जाएगा A1 और एरो। जब ये आ जाएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मिड इज इक्वल टू मिड पॉइंटर नेक्स्ट। मतलब मिड पॉइंटर नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? देखो ये लॉजिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मिड पॉइंटर नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? B2। मिड पॉइंटर नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? B2। और B2 जब ये हुआ मिड पॉइंटर नेक्स्ट, तो अब मिड भी इसी को पॉइंट करना शुरू कर दे, तो इसलिए हमने क्या लिखा? मिड इज इक्वल टू मिड पॉइंटर नेक्स्ट। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लॉजिकल है, जैसे ही मैं लिखता हूं कि मिड वहां पॉइंट करना शुरू कर दे जहां पे मिड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? तो B2 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट B2। इसका मतलब A1 प्रिंट होने के बाद नाउ योर लिंक लिस्ट विल लुक लाइक, ये आपकी लिंक लिस्ट दिखाई देगी इस फॉर्म में, बिगिनिंग, और आपका मिड अब किस पे आ चुका है? B2 पे, देन C3, और यहां पे क्या आ गया? लास्ट। क्लियर है? अब बात आएगी मिड की। अब फिर से क्या करेगा? फिर से लूप वर्क करेगा, फिर चेक करेगा 14th स्टेप में वाइल मिड नॉट इक्वल टू नल, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर से क्या करेगा? ये इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो जब ये इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा तो इसके एलिमेंट क्या क्या है? B2, B इज द नेम एंड 2 इज द रोल नंबर। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा A1 टू B2 एरो, क्योंकि एरो मैंने प्रिंटफ में यूज कर रखा है। उसके बाद फिर से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उस स्टेटमेंट का नाम है मिड इज इक्वल टू मिड पॉइंटर नेक्स्ट। जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी लिंक लिस्ट कुछ इस फॉर्म में इंटरनली वर्क कर रही होगी। बिगिनिंग B2 एंड से C3, और यहां पे भी क्या गया? मिड। तो अब कहेगा, फिर से चेक करेगा मिड नॉट इक्वल टू नल। देखिए मिड नल नहीं है, मिड का नेक्स्ट नल है। आप यहां पे भी देखेंगे तो मिड का नेक्स्ट नल है, मिड नल नहीं है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? फिर से कंडीशन चेक होगी, वाइल मिड नॉट इक्वल टू नल। तो यहां पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा? ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद अब क्या प्रिंट होगा? A1, B2, C3, और उसके आगे भी क्या आएगा? एरो।
क्योंकि हमने एरो वहां पे यूज कर रखा है। अगर एरो को हमने बिगनिंग में किया होता तो एरो यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, क्यों आ रहा है ये एरो इस फॉर्म में? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंटफ एरो बाद में लिया है। अगर मैं इस एरो को, देखिए मैं यहाँ पे इरेज करके आपको बता रहा हूं, अगर हम यहाँ पे इस एरो को जो मैंने अभी रब किया है, अगर मैं इस एरो को बिगिनिंग में यूज कर लेता, से मैं लिखता एरो परसेंटाइल एस परसेंटाइल डी, तो आपकी जो लिंग्विश ये विजिबल इस फॉर्म में हो रही है, ये इस फॉर्म में ना होके मैं इसका ऑल्टरनेट आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी रब किया है, तो रब करने के बाद आपका बेसिकली ये किस फॉर्म में आता है? यहां पे आता है A1। अभी जो मैंने रब किया है उसी हिसाब से आप कॉपी करना है इसको। यहां पे क्या था? A1 एरो B2, क्लियर है। और यहां पे क्या आता? जो यहां पे ये सिचुएशन आ रही, यहां पे आता A1 एरो B2 एरो C3। यहां तक क्लियर है? ये सिचुएशन ये क्रिएट होती है। अब क्योंकि आपने प्रिंट करा दिया है, इसको प्रिंट करने के बाद अब जो मैंने चेंज किया है, देखिए मैंने यहां पे प्रिंटफ चेंज कर दिया है, तो जब इस प्रिंटफ के हिसाब से करेंगे तो ये आउटपुट आएगी। अभी फिर से भी एक राउंड और चलेगा, फिर से क्या होगा? 17th स्टेप में फिर से मिड इज इक्वल टू मिड पॉइंटर नेक्स्ट आएगा। अब आप देखेंगे कि मिड पॉइंटर नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू क्या है? नल है। इसकी वैल्यू नल है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू नल है तो मिड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नल। इसका मतलब तो ये हुआ ना, उसकी भी वैल्यू नल हो जाएगी। अब फिर से लूप चलेगा, चेक करेगा व्हाइल मिड नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, और ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो फाइनली जब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, जो करंट प्रिंटफ में मैंने एरो बिगिनिंग में लगाया है, मैं फिर से बता रहा हूं, अब मैंने यहां पे एरो देखिए बिगिनिंग में लगा दिया है, तो फाइनल लिंक लिस्ट जो आपको एरो की फॉर्म में मिलेगी वो इस फॉर्म में होगी A1 B2। क्लियर है? तो देखिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको ये जितनी ABCD मैंने बताई है, दीज आर द बेसिक की पॉइंट्स, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दीज पॉइंट्स। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर है, कहां कौन सा स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं और उसका क्या मीनिंग है, तो आपको लिंक लिस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। आप इसको दोबारा से वीडियो को रन करना और इसको देखना क्या क्या की पॉइंट्स मैंने आपको बताए। लेट अस हैव अ रिकैप ऑफ दीज की पॉइंट्स। स्ट्रक्चर यूज फॉर नोड रिप्रेजेंटेशन, ये 3 पॉइंटर है। बिगिनिंग हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, लास्ट वाला लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। क्लियर है? और मिड को हमने एज ए टेम्परेरी पॉइंटर यूज किया है, जिसका काम नए नोड को लेके आना है और इस लिस्ट को डिस्प्ले कराना है। फिर जैसे मैलोक का यूटिलाइजेशन है, एक मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करना इनसाइड द मेमोरी। जैसे ही हम उसे किसी पॉइंटर को पॉइंट कराते हैं, वो पॉइंटर उसको पॉइंट करना शुरू कर देता है। पॉइंट जब शुरू करता है स्कैनफ की हेल्प से, उसी पॉइंटर के थ्रू हम उसके अंदर वैल्यूज को इनपुट कराते हैं। जैसे लास्ट इज इक्वल टू बिगनिंग, जब भी हम दो पॉइंटर हम एक दूसरे को असाइन करते हैं या इक्वल टू इक्वेट करते हैं, तो इसका मतलब जहां पे राइट हैंड साइड वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंटर भी पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे लास्ट, जैसे जिस किसी नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड को अगर नल करना है, तो उस पॉइंटर को, जो पॉइंटर उस नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट को हम क्या मेंशन कर दें? नल। एन, और वो किस में होना चाहिए? कैपिटल में। फिर ये प्रोसेस है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जो आपने सारे स्टेप्स देखे और किस तरह से आपकी लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई। आई होप कि इस लर्निंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो इसके फर्स्ट लर्निंग आउटकम को यहाँ पे हमने अचीव कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू क्रिएट एंड डिस्प्ले ए सिंगली लिंक लिस्ट। तो देखिए इस पार्ट में अगर हम बात करें, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस लर्निंग मॉड्यूल। इसके पार्ट 2 में हम रिमेनिंग 2 लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे, क्रिएट एंड डिस्प्ले सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड रिकॉल द लिमिटेशंस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट एंड सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट।